Hello everyone. In this video we discuss about the डिस्ट्रक्शन ऑस्टियोजेनेसिस. ओरल सर्जरी में या फिर ऑर्थोडोंटिक्स में इससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपको, तो आज हम इसके बारे में देखेंगे. डिस्ट्रक्शन ऑस्टियोजेनेसिस शब्द का मीनिंग क्या है? डिस्ट्रक्शन मतलब मूविंग अपार्ट और ऑस्टियोजेनेसिस मतलब न्यू बोन फॉर्मेशन, यानी कि कोई पार्ट को हम मूव करके नई बोन फॉर्मेशन करेंगे गैप के बीच में. ओके. So destruction osteogenesis is the tissue engineering method to regenerate a new bone. This technique has the advantage. इसका क्या क्या एडवांटेज है? एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग सुपीरियर अमाउंट ऑफ बोन लेंथ, यानी कि हम बहुत ज़्यादा बोन लेंथ इसके द्वारा गेन कर सकते हैं. हम अगर ऑटोग्राफ हम यूज़ करें या कोई भी ग्राफ्ट हम यूज लगाएंगे तो इतनी लेंथ हम नहीं बना पाएंगे. तो बोन सुपीरियर अमाउंट ऑफ बोन लेंथिंग, thus eliminating the need of autogenous graft and donor site morbidity. और दूसरा बेनिफिट कि हमें डोनर साइट या कोई भी जहाँ से हम टिश्यू ले रहे हैं डोनर साइट से उसका वो नहीं होगा, मोर्बिडिटी डिक्रीज होगी. कैन बी अप्लाइड इन यंग पेशेंट, यंग पेशेंट्स में हम इसको कर सकते हैं. एंड अलाउ सिमुल्टेनियस एक्सपांशन ऑफ द सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू. और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है इसमें नियो हिस्टोजेनेसिस भी होता है. हिस्टोजेनेसिस, नियो हिस्टोजेनेसिस मतलब ऐसा नहीं है कि बोन ही ग्रोथ करेगी. मान लो जैसे ये आपका मैंडिबल है, आपने ये कट किया और फिर इसको आपको एक्सपांड करवाना है आगे, तो यहाँ से जैसे हम ऑस्टियोटोमी करोगे तो यहाँ पे बोन तो बने ही बनेगी, इसके अलावा जो सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू है वो भी इसमें बनेगा. ओके. सो इसके अंदर जो पार्ट को मूव करने के लिए जो फोर्स लगाते हैं, लाइक यहाँ से इस पार्ट को मूव करना है तो इसमें जो फोर्स लगता है वो होता है टेंसाइल फोर्स. ट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, टेंसाइल फोर्स होता है. ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच फोर्स इज यूजेज इन द डिस्ट्रक्टर मैकेनिज्म और डिस्ट्रक्टर डिवाइसेस. ठीक है. टेंसाइल फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स अप्लाइड ओवर कट पार्ट टू डिस्ट्रैक्ट इट अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी कि कोई दो पार्ट है उसको अवे फ्रॉम ईच अदर और ऐसे ऐसे मूव करेगा और बीच में कैलस बनेगा. ठीक है. फादर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑस्टियोजेनेसिस इलीज़ेरोव को बोलते हैं, ज़्यादातर काम इसी ने किया था. फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कोडिविला. ये दो क्वेश्चंस फादर, वैसे आजकल हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते नहीं है, फिर भी बेसिक नॉलेज. फादर ऑफ डिस्ट्रक्शन इलीज़ेरोव एंड फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कोडिविला. जो इलीज़ेरोव ने था उसने जो प्रिंसिपल दिया था उसका नाम था लॉ ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस. इस प्रिंसिपल और वही इसी ने बताया कि टेंसाइल फोर्स लगता है. इसके अलावा दो और हिस्टोलॉजिकली इम्पोर्टेंट पॉइंट है. डिस्ट्रक्शन ऑस्टियोजेनेसिस मैक्सिलोफेशियल एरिया. ठीक है, ये जो था वो लॉन्ग बोन और वहाँ के बारे में था, लेकिन मैक्सिलोफेशियल वर्ड अगर ऐड करके आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो फर्स्टली डन बाय सिंडर, और इसने एनिमल्स में क्या था. और फर्स्ट ट्रायल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑस्टियोजेनेसिस इन ह्यूमन मैंडिबल बाय अलेक्जेंडर ए लिम्बर्ग. ठीक है, 1928, बहुत पहले हो गया था. ठीक है, ये इसका बेसिक हिस्ट्री का पॉइंट हो गया. इसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑस्टियोजेनेसिस कंप्राइज ऑफ 3 सिक्वेंशियल फेजेस. 3 फेजेस भी हम इसको पढ़ेंगे. लेटेंसी फेज, मेन डिस्ट्रक्शन फेज एंड कंसोलिडेशन फेज. 3 फेजेस. ओके. लेटेंसी, डिस्ट्रक्शन एंड कंसोलिडेशन. आजकल इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि बहुत यूज़ होता है इसका क्लिनिकली आजकल, इसलिए इसमें काफ़ी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. सो लेटेंसी पीरियड शुड बी ए शॉर्ट इनफ टू. ओके, पहले हम लेटेंसी पीरियड के बारे में देख लेते हैं. लेटेंसी पीरियड शुड बी शॉर्ट इनफ टू प्रिवेंट कैल्सिफिकेशन. अगर बहुत फास्ट लेटेंसी पीरियड होगा तो कैल्सिफिकेशन हो जाएगा ज़्यादा, और इतना कम होगा, मान लो आपने बहुत धीरे धीरे लेटेंसी उसको पार्ट को मूव करवाया तो अच्छे से कैलस फॉर्मेशन नहीं बनेगा. ठीक है. तो प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑस्टियोजेनेसिस, सबसे पहले परफॉर्मेंस ऑफ एड ट्रोमेटिक कॉर्टिकोटोमी और ऑस्टियोटोमी. मान लीजिए जैसे आपका ये मैंडिबल है, ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑस्टियोटोमी करेंगे. ठीक है. हमने को कहाँ इसकी जरूरत पड़ती है डिस्ट्रक्शन ऑस्टियोटोमी. मान लो ये आपका मैक्सिला है और ये आपका मैंडिबल है. मैंडिबल पीछे है यानी कि हाइपोप्लाजिया है. ठीक है, मैंडिबल का, या रेट्रोग्नेथिया है, तो अपने को क्या मैंडिबल को आगे मूव करवाना है. ठीक है, तो हम इसको यहाँ से कट करेंगे दोनों साइड से और इस पार्ट को हम मूव करवाएंगे और एक जहाँ तक अपने को चाहिए वहाँ तक इसको लेके जाएंगे.
ओके, इस तरीके से ये यूज़ होता है। यहाँ पे डिवाइस लगाएंगे हम, वो इसको मूव करवाएगा इस डायरेक्शन में। ओके, तो सबसे पहले ज़रूरी है वो क्या है, एट्रोमेटिक कॉर्टिकोटोमी और ओस्टियोटोमी। डिफरेंस क्या है दो वर्ड में, एक वर्ड बोल रहे हैं हम कॉर्टिकोटोमी और एक बोल रहे हैं ओस्टियोटोमी। तो जो कॉर्टिकोटोमी है वो लॉन्ग बोन्स में होता है और ओस्टियोटोमी जो होता है वो अपने ओरल मैक्सिलोफेशियल बोन्स में होता है। डिफरेंस क्या है, कॉर्टिकोटोमी में ओनली कॉर्टेक्स को कट किया जाता है, मेडुला पार्ट जो है मेडुलरी उस पार्ट को नहीं कट किया जाता, क्योंकि लॉन्ग बोन में वेस्कुलर सप्लाई जो होती है वो कम होती है और अब मैक्सिलोफेशियल्स में ज़्यादा वेस्कुलर सप्लाई होती है, इसलिए हम पूरा ऑस्टियोटोमी करते हैं, पूरी थ्रू एंड थ्रू बोन को कट कर देते हैं। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर बोन। ठीक है, तो जब भी हम ऑस्टियोटोमी कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूसली करे जा रहे हो, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया कि बोन नेक्रोसिस हो गया। हमें विद इरिगेंस इसको स्लोली कट करना होता है। 47 डिग्री फॉर 1 मिनट अगर कंटिन्यूस रह गया टेम्परेचर आप कटिंग करते टाइम पे, तो थर्मल नेक्रोसिस ऑफ बोन हो जाएगा। ठीक है, तो 47 डिग्री क्या है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर बोन। सेकेंड पीरियड लेटेंसी पीरियड, उसको हम क्या बोलेंगे, हीलिंग पीरियड भी बोलते हैं। ओके, टाइम लैग बिटवीन ऑस्टियोटोमी एंड द स्टार्ट डिस्ट्रक्शन ऑस्टियोजेनेसिस, यानी कि एक्चुअल डिस्ट्रक्शन फेज और ऑस्टियोटोमी करने का बीच का जो टाइम लैग है उसको बोलते हैं लेटेंसी पीरियड। अब ऐसा क्यों है, हमें क्यों ज़रूरत हम वेट करें, हम डायरेक्ट कट करेंगे ऑस्टियोटोमी और डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन डिवाइस लगा सकते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब बोन को कट करेंगे तो हीमेटोमा फॉर्मेशन होगा और हीमेटोमा फॉर्मेशन होगा वो आगे जाके फाइब्रस कैलस बनाएगा और ये कैलस ही आगे जाके बोन फॉर्म करेगा। इसलिए कैलस बनाना है हमको, इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो लेटेंसी पीरियड कुछ डाटाज जो आपको याद रखने हैं, नॉर्मली 5 to 7 डेज एडल्ट्स में होता है। अगर चिल्ड्रंस है, बच्चे हैं, तो उनमें वेस्कुलर ज़्यादा सप्लाई होती है तो कैलस जल्दी फॉर्म होगा, इसलिए बच्चों में लेटेंसी पीरियड कम होगा। मोर वेस्कुलर सप्लाई, लेस टाइम रिक्वायर्ड फॉर कैलस फॉर्मेशन। ओके, और अगर ओल्डर एज है तो ज़्यादा टाइम चाहिए क्योंकि वेस्कुलर सप्लाई कम हो गई है, तो 7 to 10 डेज। ओके, वाई इतना ये डिफरेंस क्या है, बिकॉज ऑफ मोर वेस्कुलरिटी इन चिल्ड्रंस, हील कैपेसिटी ज़्यादा होगी, फास्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेमेटोमा होगा, जो मैंने आपको यहाँ पे अभी बोला। ओके, उसके बाद में डिस्ट्रक्शन फेज। डिस्ट्रक्शन फेज में दो पॉइंट्स आते हैं, एक होता है रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन और एक होता है रिदम ऑफ डिस्ट्रक्शन, जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रिदम। तो जो रेट होती है इसका मतलब है बोन फॉर्मेशन इन mm पर डे, एक दिन में कितना मिलीमीटर बोन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल इसका रेंज जो है वो 0.5 to 2 mm पर डे है और ये वेरी करता है, वेस्कुलरिटी पे वेरी करता है और बहुत सारे फैक्टर्स पे वेरी करता है, कोई क्लिनिकल हो, इन्फेक्शन हो या बाकी कोई चीज़ें, तो मेनली वेस्कुलरिटी पे डिपेंड करता है। 0.5 to 2 mm पर डे मैक्सिलोफेशियल एरिया में बात करें। अगर इससे स्लो हो, 0.5 से स्लो हो, तो उसका एग्जांपल आपको मिल सकता है या तो हमने रेडियोथेरेपी ट्रीटेड बोन हो या फिर शॉर्ट बोन्स हो। शॉर्ट बोन्स के वेस्कुलर सप्लाई भी कम होती है तो यहाँ पे स्लोअर रेट होता है। आइडियल रेट हम बोलते हैं, अगर क्वेश्चन आपको पूछे कि आइडियल रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन इज़, तो ये है 1 mm पर डे। ये इलीज़ेरो रिकमेंडेशन डाटा है, आपको यही अगर डायरेक्ट बिना कोई पूछे कि स्लो रेट फास्ट रेट कुछ ना मेंशन करे, आइडियल रेट बोले तो 1 mm पर डे। फास्ट रेट 1.5 to 2 mm हो तो ये चिल्ड्रंस में फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा, क्योंकि वेस्कुलर सप्लाई ज़्यादा है। ऑस्टियोजेनेट पोटेंशियल इज़ हाई बच्चों में। ओके, नाउ चांसेस ऑफ इंफीरियर एल्वियोलर नर्व डैमेज इफ़ मोर देन 1 mm पर डे इन मैंडिबल। अगर 1 mm पर डे से ज़्यादा हो रहा है डिस्ट्रैक्शन हम करवाएंगे तो क्या होगा, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद में दूसरा पॉइंट मैंने बताया रिदम ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्टिवेशन डिस्ट्रक्शन डिवाइसेस, यानी कि डिस्ट्रक्शन डिवाइसेस जो होते हैं स्क्रू टाइप होते हैं मान लो, तो हम उसको दिन में 2 बार 3 बार या 4 बार उसको एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, हर डिवाइसेस ऐसे ही होता है। आइडियली जो रिदम होती है वो स्लो कंटिन्यूस होनी चाहिए, पर ऐसा कोई डिवाइस नहीं है और ये कोई काम का भी नहीं है, तो हम उसको फेजेस में एक्टिवेट करते हैं।
लाइक 0.25 mm 4 टाइम्स पर डे, यानी कि 1 mm हो गया। अगर 1 mm करनी है लेकिन हम 2 ही बार एक्टिवेट कर रहे हैं तो 0.5 mm 2 टाइम्स पर डे, ठीक है। तो इलीजेरोव का रिकमेंडेशन क्या है, 0.25 mm 4 टाइम्स पर डे, ये इलीजेरोव का रिकमेंडेशन है। पर मोस्ट क्लिनिकली हम जो यूज़ करते हैं वो 0.5 mm 2 टाइम्स पर डे हम यूज़ करते हैं। ओके, रिदम इज़ नॉट इन्फ्लुएंस बाई एज ऑफ द पेशेंट, लाइक रेट इन्फ्लुएंस हो रहा था, लेकिन जो रिदम होता है वो कभी भी एज से, यानी कि बच्चों में ज़्यादा बूढ़ों में कम, ऐसा नहीं होगा रिदम। ओके, उसके बाद में तीसरा जो है स्टेज है वो है कंसोलिडेशन पीरियड। कंसोलिडेशन पीरियड या फिर हम कहें हीलिंग इंडेक्स, यहाँ पे ध्यान देना ये है इंडेक्स। इससे पहले हमने जो पढ़ा था लेटेंसी, उसका दूसरा नाम था हीलिंग फेज और हीलिंग, यहाँ पे मैंने आपको बताया था लेटेंसी पीरियड, ओके, हीलिंग पीरियड, और जो कंसोलिडेशन फेज है उसका नाम है हीलिंग इंडेक्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कंसोलिडेशन, इसमें जो डिस्ट्रैक्शन डिवाइस है वो न्यूट्रल हो जाता है, उसका कोई काम नहीं होता है। न्यूट्रल फिक्सेशन पीरियड या डिस्ट्रैक्शन डिवाइस इज़ नॉट मूविंग। तो ये क्यों ज़रूरी है, जो इमेच्योर बोन बन रही है कैलस से वोवन बोन बन रही है, वो क्या होगी, मोर कैल्सिफाइड, मोर मैच्योर और डेंस बोन फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। इसका रेंज जो होता है वो नॉर्मली 8 to 12 वीक, अगर बच्चों की बात करें तो 6 to 8 वीक, और ओल्डर एज की बात करें तो 10 to 12 वीक। कंसोलिडेशन पीरियड, ऐसा नॉर्मली हम कह सकते हैं स्टेटमेंट कि कंसोलिडेशन पीरियड शुड बी 3 टाइम ग्रेटर देन डिस्ट्रक्शन टिश्यू डिस्ट्रक्शन फेज टाइम, ओके, एटलीस्ट 3 टाइम होना चाहिए डिस्ट्रक्शन टाइम का। तो ये एक ब्रीफ वो है समरी कि लेटेंसी पीरियड है वो बच्चों में लेस होना चाहिए, यानी कि एडल्ट के कंपेरिजन में लेस होना चाहिए, 0 से 4 डेज, एडल्ट में 4 to 7। रेट ऑफ डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए, 1.5 to 2 mm पर डे, एडल्ट में 1 mm। रिदम है वो सेम होगी, ये डिपेंड नहीं करती है इस पर। और कंसोलिडेशन पीरियड लेस होगा, 6 to 8 वीक, एडल्ट में 8 to 12 वीक। उसके बाद में जो डिस्ट्रक्शन है करवाते हैं तो हम कौन किस सेल्स को टारगेट करते हैं, टारगेटिंग सेल्स। तो सबसे पहले हर किसी का आंसर होगा ऑस्टियोजेनिक सेल्स, पर ऐसा नहीं है। सबसे पहला टारगेट होना चाहिए एंडोथेलियल सेल और दूसरा ऑस्टियोजेनिक सेल। वाई एंडोथेलियल फर्स्ट, बिकॉज ऑफ हम अगर हमें सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ भी करवानी है तो उसके लिए हमें ब्लड वेसल्स भी चाहिए, उसको ब्लड सप्लाई को मेंटेन रखना है, तो नियो एंजियोजेनेसिस जो है वो करवाता है, इसलिए एंडोथेलियल सेल्स इज फर्स्ट टारगेटिंग सेल्स। उसके बाद में टाइप है एवियोलर डिस्ट्रक्शन ऑस्टियोजेनेसिस। एवियोलर यानी कि इसको जो दिया था वो ब्लॉक एट ऑल ने दिया। एवियोलर बोन की हाइट को हमें मान लो इंक्रीज़ करना है, या जैसे कि ये था इटेंचुलस पेशेंट हो गया, यहाँ से उसके तो निकल गए, एक्सट्रैक्ट हो गए, एवियोलर रिजॉर्व हो गई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कट लगाएंगे। यहाँ कट लगाने के बाद डिवाइस यहाँ यूज़ करेंगे और हम इसको मूव करवा देंगे, तो इसकी हाइट सही हो गई, ठीक है। तो इंक्रीज एवियोलर रिज हाइट, ये प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी का पार्ट है। मिनिमम विड्थ इसके लिए जो चाहिए वो 5 mm है और हाइट 8 to 10 mm है। उसके बाद में एक आता है नियोकॉन्डाइल फॉर्मेशन। नियोकॉन्डाइल फॉर्मेशन का कहाँ पे यूज़ होता है, मान लीजिए किसी को TMJ एंकाइलोसिस हो गया। TMJ एंकाइलोसिस हो गया तो पेशेंट का एक तरफ का कॉन्डाइल की ग्रोथ रुक जाएगी और दूसरी तरफ का कॉन्डाइल की ग्रोथ होती रहेगी, तो पेशेंट का मुंह ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसकी ग्रोथ रुक गई है तो यहाँ से राउंड होता है और ये यहाँ से चपटा फेस हो जाता है। तो हमने को क्या, अब इसकी ग्रोथ बढ़ानी है तो हम कॉन्डाइल पार्ट को यहाँ से कट करेंगे, इसकी मूवमेंट करवाएंगे, तो नियोकॉन्डाइल फॉर्मेशन। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रेमस कॉन्डाइल यूनिट बाय लियोनार्ड एंड कबान ने इसको दिया था, लियोनार्ड एंड कबान, इन द TMJ एंकाइलोसिस पेशेंट। इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले गैप आर्थ्रोप्लास्टी करेंगे, गैप क्रिएट करेंगे टिश्यू कट करके। उसके बाद में वहाँ पे ग्लिनोइड फोसा फॉर्मेशन करेंगे। ग्लिनोइड फोसा को हम लाइन करेंगे टेम्पोरलिस मायोफेशियल फ्लैप टिश्यू से, उसको फ्लैप लगा के उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद में रिवर्स एल ऑस्टियोटोमी। रिवर्स एल ऑस्टियोटोमी का क्या मतलब है, जैसे आपका ये कॉन्डाइल पार्ट है तो एल ऑस्टियोटोमी ऐसे होती है, रिवर्स एल ऑस्टियोटोमी ऐसे ऐसे कट करेंगे, ठीक है। तो रिवर्स एल ऑस्टियोटोमी ऑफ रेमस पार्ट
देन प्रिपरेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शन डिस्क, उसके बाद में डिस्ट्रैक्शन डिवाइस लगा के हम इसको मूवमेंट करवाएंगे। सबसे खास बात यह कि अर्ली मोबिलाइजेशन, क्योंकि अपने को माउथ ओपनिंग चाहिए। अगर हम काफ़ी दिनों तक इसको फिक्स रखेंगे तो माउथ ओपनिंग रिड्यूस, ठीक है। तो अर्ली मोबिलाइजेशन ऑफ द मैंडिबल। उसके बाद में एक एग्जांपल मैंडिबल डिस्ट्रैक्शन ऑस्टोमी, लाइक मैंडिबल हाइपोप्लाजिया है, तो हम यहाँ से इसको कट करेंगे, दोनों तरफ से डिवाइस लगाएंगे और इसकी मूवमेंट करवाएंगे, जैसे मैंने ऊपर भी समझाया। मैक्सिलरी डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोटॉमी, ये फिगर आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में डायरेक्ट, क्योंकि आजकल जो न्यू पैटर्न है नीट एमडीएस का, उसमें मोस्टली जो आता है वो इमेज बेसिक, विजुअल बेसिक्स क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अभी 2020 जो हुआ था उसके अंदर मोर देन 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे विजुअल्स। सो काफ़ी कुछ पूछते हैं, इसलिए इमेज ध्यान से देख लीजिए। मैक्सिलरी को मान लिया हमने यहाँ से कट किया, इसके मूवमेंट करवा देंगे। क्रेनोफेशियल डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोटॉमी, यहाँ पे ये क्रेनियोस्टोसिस सिंड्रोम्स वगैरह में यूज़ आ सकता है। उसके बाद में इसका एक और टाइप होता है मोनोफोकल, बाईफोकल और मल्टीफोकल करके वो, ठीक है। तो वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। ओके, दिस इज यूनिफोकल। ये डायग्राम देखे आपको पूछ सकते कि ये यूनिफोकल है या बाईफोकल, फोकल है या ट्राईफोकल या मल्टीफोकल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। यूनिफोकल डिस्ट्रैक्शन ऑफ सिंपल ऑस्टियोटॉमी फॉर लेंथनिंग, यहाँ से हमने कट किया, सिंपल ये इधर मूव किया, इधर मूव किया, अपोजिट टेंसाइल फोर्स, ठीक है। और न्यूबोन यहाँ पे कैलस हीमेटोमा बना, हीमेटोमा कैलस में फॉर्म हुआ, फिर बोन बन जाएगी। बाईफोकल यूनिलैटरल ट्रांसपोर्ट, बाईफोकल नाम बाईफोकल है, यूनिलैटरल ट्रांसपोर्ट होगा, यानी कि यहाँ से दो पार्ट में हमने काटा, यहाँ पे हीमेटोमा बना और इसको हमने यू मूवमेंट करवाई। ट्राईफोकल का मतलब हमें दोनों तरफ से पार्ट्स को मूव करवाएंगे, तो यहाँ पे हीमेटोमा हुआ और इसने कैलस बनाया, ये इस पार्ट को इधर मूव करवाएगा, इस पार्ट को इधर मूव कराएगा, तो ये हो गया ट्राईफोकल, ठीक है। ये डायग्राम से पूरी स्टेजेस आप समझ सकते हो। यहाँ पे ये देखिए फर्स्ट स्टेज हमने सबसे पहले ऑस्टियोटॉमी की, ऑस्टियोटॉमी करने के बाद ये देखिए यहाँ पे हीमेटोमा हुआ, हीमेटोमा ने कंसोलिडेशन करके नॉर्मल वोवन बॉल बनाई, ठीक है। उसके बाद में ये सॉफ्ट टिश्यू भी मूव करवा रहा है, डिस्ट्रैक्शन डिवाइस ने इसको मूव करवाया। उसके बाद में धीरे धीरे ये बोन बन गई, पूरा कंसोलिडेट हो गया, और उसके बाद में नॉर्मल एनाटॉमी आ गई। लेटेंसी पीरियड इन विच हेमेटोमा फॉर्मेशन ऑक्यूर फॉलोइंग ऑस्टियोटॉमी, okay, which later replaced by granulation tissue. During distraction period, bone gap is progressively increased with osteogenesis at the margin of the distraction gap. Now, osteogenesis extend to the center of the gap during consolidation phase. Maturation of the ossification in the distraction chamber in the late consolidation period, and bone remolding and continuity of the alveolar canal after completion of the distraction osteogenesis. तो ये बेसिक डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोटॉमी के बारे में, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आजकल आता है, और नीट एमडीएस और एम्स में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ओके, दिस इज़ ओवर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।